नमस्कार। सहारा एक वक्त था जब यह नाम बेहद अदब से लिया जाता था। कंपनी के लोग सहारा परिवार कहते थे और इसके शुरमुआर सुब्रत रॉय को सहारा श्री कहकर बुलाते थे। वो भी एक दौर था जब सहारा 18 लाख से ज्यादा भी लोगों को नौकरी देकर उनका एकमात्र सहारा बना हुआ था। एक आज का वक्त है जब सुब्रत रॉय खुद सहारा ढूंढते फिर रहे हैं। कभी नेता, अभिनेता, क्रिकेटर से लेकर आम आदमी तक के चहेते सुब्रत रॉय आखिर कैसे बर्बाद हो गए, यह कहानी दिलचस्प है। आइए जानते हैं सहारा के स्कैम की कहानी। कैसे एक शख्स ने किया था 24,000 करोड़ रुपए का फ्रॉड। सुब्रत रॉय 10 जून 1948 को एक बंगाली परिवार में पैदा हुए थे। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से रॉय ने 1978 से अपना कारोबार शुरू किया था। बिजनेस के दुनिया में उन्होंने पहला कदम गोरखपुर में नमकीन के बिजनेस के जरिए शुरू किया था। उसके बाद उन्होंने छोटे दुकानदारों से ही पैसे ले लेकर एक चिट फंड का एक कंपनी शुरू किया, एक बिजनेस शुरू किया। उस समय से सहारा ग्रुप के प्रमुख सुब्रत रॉय खुद को मैनेजिंग वर्कर कहते हैं, ना कि मैनेजिंग डायरेक्टर। उनके नाम के आगे सहारा श्री लगता है। सहारा के कर्मचारी एक दूसरे का अभिवादन सहारा प्रणाम से करते आए हैं। सबको यूनिफॉर्म भी पहनना बेहद ही अनिवार्य होता था। अब फिर से कहानी पर लौटते हैं कि आखिर यह फ्रॉड क्या था। तो उनके चिट फंड खोलने का मुख्य कारण यह था, सब्जी वाले और रिक्शे वाले उस समय बैंक में खाता नहीं खोल पाते थे। इसी वजह से सहारा ने सबसे पहले छोटे लोगों को, अर्थात कम आय वाले लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करना धीरे धीरे शुरू किया। इसी वजह से सहारा के एजेंट हर रोज इनसे पैसे लेते थे। 1 रुपया भी डिपॉजिट के तौर पर लिया जाता था। देखते देखते 10 से 15 साल में सहारा का काम देश भर में फैल गया। अखबार निकले, टीवी चैनल खोला गया, एयरलाइंस, होटल, हर जगह सहारा का कारोबार धीरे धीरे फैलने लगा। भारतीय क्रिकेट टीम सहारा की जर्सी पहनती थी। सालों तक भारतीय क्रिकेट टीम जर्सी पर सहारा का नाम रहा। उस समय बॉलीवुड सहारा श्री के इशारे पे नाचता था और यही देखते देखते सुब्रत रॉय का नाम देश के दिग्गज अरबपतियों में शुमार हो गया। इसके बाद उन्होंने तमाम बिजनेस की तरह आईपीओ लाने का फैसला किया और यही उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। सितंबर 2009 में सहारा समूह की कंपनी सहारा प्राइम सिटी ने सेबी के पास आईपीओ लाने के लिए एक दस्तावेज भेजे। अक्टूबर 2009 में सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने भी कंपनी रजिस्ट्रार के पास आईपीओ की अर्जी दी। इसी बीच सेबी के पास सहारा के खिलाफ गलत तरीके से पैसे जुटाने की शिकायत पहुंची। कहा जाता है कि यह शिकायत कंपनी के ही एक कर्मचारी ने की थी। नेशनल हाउसिंग बैंक के जरिए रोशनलाल नाम के एक शख्स ने सेबी से सहारा के खिलाफ शिकायत की थी। इसके बाद जांच शुरू हुई और पता चला कि सहारा समूह ने जिस तरीके से निवेशकों से पैसे जुटाए हैं वह गलत था। उस तरीके से 50 से अधिक लोगों से पैसे जुटाने होते हैं तो सेबी की इजाजत लेनी होती है, जबकि सहारा ने बिना इजाजत के ही करीब 3 करोड़ लोगों से पैसे जुटा लिए थे और यह रकम 25,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की थी। सहारा ने पैसे उगाने के लिए दूसरे रास्ते खोजे और यहीं पर जाकर वो फंस गया। इसके बाद सेबी ने दोनों कंपनियों के खिलाफ आदेश जारी कर दिया कि उन्हें निवेशकों के पैसे 15% ब्याज के साथ लौटाने होंगे जो उसने ले रखे थे। सेबी के खिलाफ सहारा समूह सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल पहुंच गया, जहां सेबी के आदेश को सही ठहराते हुए सहारा की दोनों कंपनियों को निवेशकों और 25,781 करोड़ रुपए चुकाने को कहा गया। फिर सहारा ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। वहां से भी निवेशकों के 24,000 करोड़ रुपए सेबी के पास जमा कराने का आदेश मिला। पैसे 3 किस्तों में दिए जाने थे, तो आदेश दिया गया कि पैसे को 3 किस्त में दिया जाए। पहली किस्त थी 5,120 करोड़ रुपए की, जिसे तुरंत चुकाना था। इसे तो कंपनी ने उसी टाइम चुका भी दिया, लेकिन बाकी 2 किस्तें 10-10 हजार करोड़ रुपए की थी जो कि नहीं चुकाई गई। जब बाकी 2 किस्तों की बात हुई तो सहारा ने कहा कि उसने 20,000 करोड़ रुपए निवेशकों को पहले ही लौटा दिए हैं। फिर क्या था, सेबी ने कहा कि किसे, कब और कितने पैसे दिए गए सारी जानकारी मुझे दी जाए। तब सहारा ग्रुप अब मुसीबत में फंसने लगा था। लेकिन सुब्रत रॉय ने करीब 127 ट्रकों में लगभग 32,000 कार्टून्स में भरकर दस्तावेज सेबी के पास भेजे। सहारा को लगा कि इतने सारे दस्तावेज
सेबी चेक नहीं कर पाएगा और वो बच जाएंगे। वहीं सेबी ने इतने सारे दस्तावेजों को चेक करने के लिए एक अलग टीम ही लगा दी। इस पर उस समय करीब 55 करोड़ रुपए का खर्च हुआ था और पता चला कि इसमें जो जितने भी ट्रक से दस्तावेज भेजे गए हैं उनमें से अधिकतर दस्तावेज फर्जी हैं। यह धीरे धीरे साफ हो गया था कि असल में पैसे किसी भी निवेशक को भेजे नहीं गए हैं और सुब्रत राय पर धीरे धीरे शिकंजा कसा जाने लगा। इसे मनी लॉन्ड्रिंग स्कैम की तरह देखा गया। इसके बाद सहारा के बैंक खाते फ्रीज किए जाने लगे, साथ ही उनकी संपत्तियां भी जब्त की जाने लगी। 20 फरवरी 2014 को सुब्रत रॉय सलाखों के पीछे पहुंच गए। साल 2016 में वह पेरोल पर बाहर आ गए। 2022 तक सेबी ने 17,526 बॉन्ड होल्डर्स को करीब 138.07 करोड़ रुपए लौटा दिए थे। सहारा ने 15,000 करोड़ रुपए सेबी फंड में जमा करा दिए थे। सेबी लोगों से अपील करता रहा, लेकिन पिछले 7 से 8 साल में 75,000 लोगों ने 138 करोड़ रुपए निकाले। बाकी रकम सेबी के पास अभी भी पड़ी हुई थी। सहकारिता मंत्रालय सुप्रीम कोर्ट में गया और कहा कि इस फंड से 5,000 करोड़ रुपए उसे दे दिए जाएं, तो वो सहकारी समिति में लोगों को पैसे धीरे धीरे करके वो लौटा देंगे। अब ये पैसे लौटाने का काम शुरू हो गया है। अब आपको ये समझना होगा कि आखिर जो गवर्नमेंट है, हमारी सरकार है, वो सहारा के ग्राहकों को पैसा कहां से दे रही है। तो इसके लिए सहारा के कामकाज को समझना होगा। सहारा आरएनबीसी यानी रेसिडुअल नॉन बैंकिंग कंपनी के लाइसेंस पर काम करती थी और कोलकाता की पियरलेस भी इसी सेक्टर में काम करती है। इन कंपनियों को एनबीएफसी यानी नॉन बैंकिंग कंपनी के मुकाबले ज्यादा छूट मिलती है। इस पर कोई लिमिट नहीं होती कि ये कितना डिपॉजिट जमा कर सकते हैं। सिर्फ इस शर्त इतनी थी कि हर 100 रुपये में से 80 रुपये सरकारी बॉन्ड में लगाने होते थे, ताकि जो लोगों का डिपॉजिट है, लोगों का जो पैसा है, वह सुरक्षित रह सके। बाकी 20 रुपये कंपनी जहां चाहे वहां लगा सकती है। सहारा ग्रुप पर आरोप लगता है कि डिपॉजिट के 20% का इस्तेमाल सहारा ग्रुप ने बेहद ही अनाप शनाप धंधे में किया। रिजर्व बैंक ने यही सोर्स बंद कर दिया। सहारा से उस समय कहा गया था कि डिपॉजिट के पूरे पैसे, मतलब अगर आप 100 रुपये का बॉन्ड ले रहे हैं तो 100 के 100 रुपये भी सरकारी बॉन्ड में लगाने होंगे। 2008 में आकर रिजर्व बैंक ने सहारा पर नए डिपॉजिट लेने से रोक लगा दी और 2015 तक सारा कारोबार बंद करने के लिए कह दिया गया था। तो जो 80% पैसे सरकारी बॉन्ड में लगे हुए थे वो सुरक्षित हैं और लोगों को उनके हक का पैसा वहीं से दिया जा रहा है। आज तक के संपादक मिलिंद खांडेकर अपने लेख में लिखते हैं कि सहारा ग्रुप को लगभग 6 साल से वो फॉलो कर रहे हैं, फिर भी ग्रुप के कामकाज को कभी ठीक से वे समझ नहीं पाए। तमाम केसों को वो फॉलो करने के बाद वो कहते हैं कि मुझे इतना समझ में आया कि सहारा लोगों से पैसे कैसे उगाने का काम करती है। आरबीआई सेबी ने कई साल लगाकर उगाही तो बंद कर दी, लेकिन यह स्थिति कभी भी स्पष्ट नहीं हुई कि उन पैसों का क्या हुआ। सरकार ने संसद को पिछले साल बताया था कि 13 करोड़ लोगों के 1 लाख करोड़ रुपए सहारा में फंसे हुए हैं। अब सरकार ने एक अच्छा काम किया है कि सहकारिता मंत्री अमित शाह ने इस हफ्ते सहारा रिफंड पोर्टल को लॉन्च किया है। इस फंड को 10 करोड़ लोगों के 5,000 करोड़ रुपए लौटाए जाएंगे। केंद्र सरकार ने पिछले साल संसद में बताया था कि सहारा के 13 करोड़ ग्राहक हैं, इनके 1 लाख करोड़ रुपए फंसे हुए हैं। इनमें से 47,000 करोड़ रुपए सहकारी समितियों में लगे हुए हैं। ये पैसे सहारा ने अलग राज्यों में सहकारी समिति खोलकर जमा किए थे। 19,000 करोड़ रुपए सहारा रियल एस्टेट में फंसे हुए हैं। इन सब के बदले में सहारा ने अब तक 15,000 करोड़ रुपए जमा किए हैं। सरकार के आंकड़े की माने तो 85,000 करोड़ रुपए का अभी भी बकाया है। अभी सिर्फ 5,000 करोड़ रुपए चुकाए जाने हैं। सहारा के मामले में सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह रही है कि डिपॉजिट लेने के लिए कभी भी कोई सामने नहीं आया है। इसके चलते सवाल खड़े होते जा रहे हैं कि ये आखिर पैसे किसके हैं और वो कौन लोग हैं जो अपने ही पैसे मांगने नहीं आ रहे हैं। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने बताया था कि अब तक 5 लाख लोग सहारा रिफंड पोर्टल पर आए हैं। जरा सोचिए, यह बात सोचने लायक है कि कुल डिपॉजिटर्स की संख्या जिन्होंने पैसे जमा करवाए थे सहारा में 10 करोड़ हैं, लेकिन बाकी लोग कहां हैं उनकी अभी कोई जानकारी नहीं है। देखते हैं कि बाकी लोग कब सामने आते हैं। शुक्रिया।